मान अच्छा, अब इसी तरह मैं 100 लिखता है, 100 स्टूडेंट है, मैं 100 वेरिएबल बनाऊंगा, 100 नाम स्टोर करवा दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आई कि जब हम लोग एप्लीकेशन बना रहे थे और यूजर को एक्सेस दे रहे थे। एप्लीकेशन बना के यूजर को एक्सेस देने का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल यूजर खुद लॉगिन या साइन अप कर सके। अगर हम लोग फेसबुक की बात करें तो मैं वहाँ जाता हूँ, अपना अकाउंट बनाता हूँ और मेरा डाटा वहाँ सेव हो जाता है। तो क्या फेसबुक वालों ने ऐसे इंजीनियर बिठाए हुए हैं कि जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आती है वो फौरन उनके वेरिएबल बना के डाटा सेव कर रहे हैं? विदाउट वेरिएबल तो हम लोग डाटा सेव नहीं कर पा रहे अभी तो। या हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि ऑटोमेटिकली डाटा आ जाए। हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा और वेरिएबल बनाएंगे तो डाटा उसमें सेव करेंगे। और कितना डाटा हम लोग मतलब कितने वेरिएबल बना सकते हैं, जितनी नॉर्मली हमारे पास रैम है। लेकिन अगर हम लोग देखें ह्यूमनली कितने वेरिएबल बनाना पॉसिबल, मुश्किल है। जैसे गूगल के अगर हम लोग देखें तो कितने बंदे इस वक्त होंगे गूगल पे, बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। एक एक बंदे की 5-5 जीमेल है। तो वो अगर इतने वेरिएबल बनाने एक एक बंदा बैठे कि हाँ भाई मैं इस बंदे के लिए वेरिएबल बना रहा हूँ, तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें कोई ना कोई एक टूल ऐसा चाहिए जो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को डील करे कि भाई मैं ऑटोमेटिकली वेरिएबल बनाता चला जाऊंगा, आप सिर्फ और सिर्फ लाके वैल्यू स्टोर करवाने वाले बनो। वैल्यूज आएंगी, मैं वो वैल्यू स्टोर कर लूंगा, ऑटोमेटिकली वेरिएबल बन जाएगा और वो वेरिएबल मैं उसके अंदर फिक्स कर लूंगा। मैं खुद ही रैम में उसके लिए जाके जगह रिजर्व कर लूंगा और ये सारे के सारे काम मैं कर। अच्छा, उस टूल का नाम था एरे। अच्छा, एरे क्या करता था कि एरे ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि क्यों ना हम लोग एक वेरिएबल बनाएं और या एक ऐसी स्टेटमेंट लिख दें वो ऑटोमेटिकली वेरिएबल बनाता जाए, डाटा सेव करता जाए। हमें बार बार कमांड चलाने की जरूरत ना पड़े, या बार बार कोड चलाने की या कोड लिखने की जरूरत ना पड़े। तो एरे हमारे पास एक सोल्यूशन आया। अब एरे काम कैसे करती है वो देख, या वेरिएबल पहले काम कैसे करते हैं। हम लोगों ने जब शुरू किया था उस वक्त हम लोगों ने देखा था कि रैम ये हमारी रैम कुछ ऐसे नज़र आती है। हम लोगों ने पहले लेक्चर में, पहले दूसरे लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारी रैम कुछ ऐसे नज़र आती है। और उसको जहाँ जगह मिलती है वो आके वो जगह रिजर्व करता है, वेरिएबल का नाम उसको असाइन करता है और उसमें लाके वैल्यू स्टोर कर देता है। अरे मतलब नॉर्मली वेरिएबल कैसे बता रहे हैं, अगर हम लोग 5 वेरिएबल बना रहे हैं ए बी सी डी और ई के नाम से, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे एक लाइन में या एक ही जगह पर इकट्ठे हैं। वो डिफरेंट जगह पे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर हो सकता है, सी यहाँ पर हो सकता है, डी फिर ए के साथ हो सकता है। यानी उसको जहाँ जगह मिलेगी वो वहीं वहीं जाकर वैल्यू स्टोर करता चला जाए। लेकिन एरे कैसे काम करती है, एरे कहती है कि मैं एक सीक्वेंस में जगह रिजर्व करूँ। अगर पहला वेरिएबल यहाँ बना है, दूसरा यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ बनेगा, चौथा यहाँ बनेगा, पांचवा यहाँ बनेगा। इसी तरह तो जितने वेरिएबल्स हम लोग ऐड करते जाएंगे वो उसी सीक्वेंस के साथ चलेंगे। वो एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को। वो पूरी की पूरी एरे उस जगह से उठा के शिफ्ट करेगा। अब ये इन्होंने क्वेश्चन किया कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइन में 6 ब्लॉक है, हमारी एरे में 5 एलिमेंट थे तो पहले 5 रिजर्व हो गए, कोई और वेरिएबल आया उसने या 6वां रिजर्व कर लिया। अब हमारी एरे में अगर हम लोग 6 वैल्यूज ऐड कर रहे हैं तो वो वैल्यू ऑब्वियसली बात है सीक्वेंस में तो आ नहीं सकती, तो ये 5 की 5 वैल्यूज उठाएगा और किसी ऐसी जगह पर उसको शिफ्ट करेगा जहां उसको 6 की 6 वैल्यूज एक साथ एक सीक्वेंस में मिलती है। अगर उसको पूरी रैम में कहीं नहीं मिल रही तो आपका सिस्टम हेल्ड हो जाएगा। पूरी रैम में उसको 6 वाली वैल्यू कहीं नहीं ना मिल रही कि मैं 6 की 6 एक जगह स्टोर करवा सकूँ, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम हेल्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी रैम फुल हो गई है, आप उसको मजीद रैम की जरूरत है। और अगर कहीं उसको लगता है कि हाँ मैं इस वेरिएबल को कहीं और शिफ्ट करके मेरी 6 बन जाएगी,
तो वो वेरिएबल को शिफ्ट कर देता है। इस तरह से वो काम करता है, लेकिन ये एक चीज फिक्स है कि वो एक साथ ही वैल्यूज को रखे। एरे क्या काम करेगा कि एरे सबसे पहले तो वैल्यूज को रैम में जब जगह देगा तो एक साथ ही रखेगा और ऑटोमेटिकली वेरिएबल डिफाइन करता चला जाएगा। अच्छा, अब जब ऑटोमेटिकली वेरिएबल डिफाइन कर रहा है, हमें वेरिएबल के नाम कैसे पता लगेंगे? मतलब क्वेश्चन है ना कि भी हम लोग वेरिएबल तो वो जगह तो रिजर्व कर रहा है। पहले तो हम नाम रखते थे, नेम वन, एज, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अब तो हम नाम नहीं रखते, तो हमें कैसे पता लगेगा? उसके इंडेक्स पे पता चलेगा। मतलब पूरी एरे को एक नाम हम लोग देंगे, उसकी जो पूरी की पूरी सीक्वेंस बनेगा, उस पूरे से पूरे सीक्वेंस को हम लोग एक नाम देंगे, जैसे सिंपल वेरिएबल को देते हैं। तो जैसे वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, लेट नेम्स। अच्छा, जब स्ट्रिंग डिफाइन करते थे तो इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा लगा दी, इसका मतलब है कि स्ट्रिंग डिफाइन करना शुरू कर दिए। अब जब एरे डिफाइन करनी है तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगानी, तो ये एक एरे डिफाइन हो गई। अच्छा, अब इस एरे के अंदर अब हम लोग वैल्यू स्टोर करवाएंगे। वो वैल्यूज कैसे स्टोर करवानी है? वो वैल्यूज किसी भी डाटा टाइप की हो सकती है। वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे नेम स्टोर करवानी है, तो ABUHURARH। अब मुझे अगर अगर वेरिएबल बनाना है तो मुझे यहाँ से पहला कॉमा लगा के बताना पड़ेगा कि ये वाले वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे खत्म हो गई है, अब अगले वेरिएबल की वैल्यू शुरू हो। मैं कितने भी वेरिएबल इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ, या इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, कितने भी वेरिएबल्स बना सकता हूँ। नाम पूरी की पूरी सीक्वेंस का एक ही रहेगा। अब इस सीक्वेंस के अंदर से जब वैल्यूज निकालनी है तब हम लोग इंडेक्स यूज करते हैं। अब वो इंडेक्स की कहानी क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि हमारे पास एक ऐसा डेटा टाइप है जो पूरी की पूरी एक सीक्वेंस में काम करेगी, ऑटोमेटिकली हमारे लिए रैम में जगह रिजर्व करेगी और किसी एक स्पेसिफिक नाम से करेगी। वो नाम हम उसको असाइन करेंगे, वो नाम जो हम उसको असाइन करेंगे वो पूरी की पूरी सीक्वेंस का वही नाम है। अच्छा, नॉर्मल वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं हम लोग दूसरे लेक्चर में पढ़ा था, किसी को आइडिया है नॉर्मल वेरिएबल कैसे रैम में जगह रिजर्व कर रहे थे? तो ये सारी चीजें वो तो रैंडमली जाके जगह रिजर्व कर रहे थे। अच्छा चल, अच्छा अब मैं इसके ऊपर भी आता हूँ। अब जब हमें इन वैल्यूज को एक्सेस करना है तो नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे थे कि कंसोल डॉट लॉग वेरिएबल का नाम, मैंने वेरिएबल का नाम लिखा और मेरे पास वो वैल्यू आ गई। पूरी की पूरी वैल्यू आ गई उस वेरिएबल की। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे पूरी वैल्यू नहीं चाहिए थी, मुझे चाहिए था सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम या कोई एक नाम इस पूरी की पूरी लिस्ट में से। स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स है। जब हमने ऐसे को काम करना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद उसको एक इंडेक्स वैल्यू देंगे। इंडेक्स वैल्यू क्या है कि हमारा जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली सारी की सारी एरे को एक सीक्वेंस में नंबरिंग जनरेट करता है जो 0 से शुरू होती है और एंड तक जाती है। फॉर एग्जाम्पल अब इस वाली वैल्यू को जो इंडेक्स साइन होगा 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। 0 से वैल्यू स्टार्ट होगी, सॉरी 0 से इंडेक्स स्टार्ट होगा और जितनी हमारी लेंथ है उससे एक कम तक वो वैल्यू जाएगी इंडेक्स। तो अब अगर हम करें DSC नोड इंडेक्स डॉट जेएस, उसने वही वाली वैल्यू प्रिंट की है जिसका हमने इंडेक्स पास किया। अब इंडेक्सिंग कैसे काम करती है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको देखो। अच्छा, इंडेक्सिंग काम करने के लिए ना हमें सबसे पहले थोड़ा सा रीकैप करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि नॉर्मल वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं। हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि जब वेरिएबल हम बनता है तो पूरी की पूरी रैम के ना हेक्स कोड में हर ब्लॉक का एक स्पेसिफिक एड्रेस है। जैसे हम सारों का एक यूनिक आईडी कार्ड नंबर है ना, CNIC नंबर है, यूनिक है। इसी तरह रैम के ब्लॉक्स को भी हेक्स कोड के अंदर
एक नाम या एक कोड असाइन किया होता है, वो हर ब्लॉक का डिफरेंट है, हर ब्लॉक का यूनिक है। अच्छा, यूनिक का मतलब क्या है कि वो एक सीक्वेंस के साथ चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि अगर इसका कोड आ रहा है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 9AB 10 19 9AB 19 0, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारे पास सबसे पहला कोड आया 10AB 19 0। तब अगला कोड क्या बनेगा 10AB 19 1। तो इसी तरह उसको हम ऑनवर्ड 0 से लेके चलेगा हेक्स कोड के, और जितनी आपकी रैम है वो एंड तक जाए। तो अब हमें ये तो अंदाजा हो गया कि हर ब्लॉक की एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, और जैसे हमारी आइडेंटिटी नंबर्स में है ना, ये ये भी नंबर्स में है, लेकिन नंबर्स का किस पैटर्न में है, उस पैटर्न का नाम है हेक्स कोड। उस हेक्स कोड को देखते हुए एक एक ब्लॉक को वैल्यू असाइन करें। अब हम लोग वेरिएबल जब डिफाइन करते थे, वो क्या करता था कि एक स्पेसिफिक जगह पर जाके किसी एक ब्लॉक को रिजर्व कर लेता था, उस ब्लॉक में जाके उसने वैल्यू स्टोर कर दी, और उस ब्लॉक का जो हेक्स कोड था वो हमारे नेम के साथ बाइंड कर देता था, कि जब भी हम लोग नाम कॉल करते थे उस नाम से वो रेफरेंस जाता था कि इस रेफरेंस पे या इस एड्रेस पर जो वैल्यू पड़ी है वो लेके। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये नाम हम अपनी आसानी के लिए रखें, ह्यूमन की आसानी के लिए, ताकि इजीली कोड को चेक किया जा सके, याद किया जा सके। बेसिकली इसके पीछे कोई ना कोई हेक्स कोड ही होगा। जब हम लोग कोड चलाते हैं, रैम में जाके जगह रिजर्व हो रही है, तो वो किसी न किसी हेक्स कोड के साथ बाइंड हो रहा है। जब मैं लिखूंगा console.log name1, तो इसका मतलब है कि console.log name1 के साथ जो एड्रेस बाइंड है, उस एड्रेस के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू पड़ी है, वो वैल्यू लेके आनी। तो जब वैल्यू आ रही है हमारे पास, वो सारी की सारी वैल्यूज उस हेक्स कोड की बेस पे आएंगे। तो सेम काम हमारे पास एरे में भी होगा, लेकिन एरे में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी कि एरे एक सीक्वेंस में मल्टीपल ब्लॉक्स को रिजर्व करे। कितने ब्लॉक्स को रिजर्व करेगा, जितने उसके अंदर हम लोग वेरिएबल्स या जितनी वैल्यूज हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोगों ने 5 वैल्यूज डिफाइन की है, इसका मतलब है कि वो 5 ब्लॉक्स को रिजर्व कर रहा है। अच्छा, वो 5 ब्लॉक्स को रिजर्व कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ एड्रेसेस ऐसे बनेंगे और वो एंड तक जाएंगे 10AB 192, 10AB 193 और 10AB 194। ऐसे एड्रेसेस कुछ बन रहे होंगे, मतलब कि मैं एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहा हूँ, इतने में कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा, जब ये हमारे पास वेरिएबल का वो पता लग गया कि ओके हमारे पास ये एड्रेसेस आ रहे हैं, तो जो सबसे पहले वाला एड्रेस होगा ना, वो आपके इस नाम के साथ बाइंड कर दिया, जो आप अपनी एरे करते हैं। इनमें क्या हो रहा है कि मल्टीपल एड्रेसेस रिजर्व हो गए, उसमें से जो सबसे पहला एड्रेस होगा वो उस नाम के साथ बाइंड कर दिया जाएगा, जो आपके पास, जो आपने अपनी एरे का नाम रखा। जी, दोबारा स्ट्रिंग्स हैं, वो भी आगे हम लोग जाकर डिस्कस करते हैं। एक दफ़ा एरे पहले थोड़ा सा ना क्लियर हो, कहाँ थे, हाँ ठीक। अच्छा, अब ये जो पहला ब्लॉक है हमारा, या पहला जो कोड है, वो इस नाम के साथ आके बाइंड हो, यानी हम लोग जब भी नेम्स को कॉल कर रहे हैं, वो पहले ब्लॉक के पास ही जाए, और फिर वो एरे की लेंथ फाइंड करेगा, और एरे की लेंथ के साथ बाकी सारे के सारे वेरिएबल्स को, या जहाँ तक वो जा रहा है डाटा, उनको गेट करके लिया। अब हमारा जो कोड है वो कैसे काम करेगा, या इंडेक्सिंग कैसे काम करेगी। इंडेक्सिंग काम करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि सबसे पहले नेम्स, मतलब हमारी एरे का नाम है ना नेम्स, तो वो नेम आके इसके साथ रजिस्टर हो गया सबसे पहले वाले के साथ। अब अगर मुझे कुछ सबसे पहली वैल्यू गेट करनी है, तो मैं क्या करूँगा
के नेम्स और आगे उसका इंडेक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ये ट्रांसलेट होती है, कंपाइलर इसको ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर ट्रांसलेट कैसे कर रहा है? एड्रेस प्लस इंडेक्स। एड्रेस कौन सा आ रहा है? जो सबसे पहली, जो इस नाम के साथ बाइंड है। इस नाम के साथ कौन सा बाइंड है? सबसे पहले वाला एड्रेस। उसमें हम लोग इंडेक्स की वैल्यू ऐड करते हैं। इंडेक्स की वैल्यू कैसे ऐड करेंगे? फॉर एग्जांपल एड्रेस बन रहा था 10AB190, उसमें मैं कह रहा हूँ 0 ऐड कर, मतलब जो पहली वैल्यू है जो इस पहले ब्लॉक में पड़ी वो वाली वैल्यू ले, तो पहला ब्लॉक आ। जी जी। नहीं, फर्क पड़ता है डाटा टाइप के ऊपर भी। तो सारी अभी हम लोग चीज़ें करनी है आज, सारा हमारा एरे चलेगा एंड तक। आज हमने एरे पढ़नी है, एरे के फंक्शन ये भी इस पे भी आते हैं कि एरे के अगर हमें लास्ट वाला नहीं पता तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे इंडेक्स। अभी हमें सिर्फ इतना देखना है कि इंडेक्स काम कैसे का। अच्छा, उसके बाद अब अगर मुझे, मैं इसको थोड़ा सा और करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10AB190 प्लस 0, फर्स्ट वाली वैल्यू जो उस नेम के साथ बैठ वो उठा के ले। नहीं नहीं, जीरो इंडेक्स, हाँ जीरो इंडेक्स भी वही है। अब इसके अंदर अगर मैं 10AB190, क्योंकि हम लोग नेम तो यही रखेंगे, वेरिएबल का नाम रखेंगे, आगे इंडेक्स चेंज करेंगे ना, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स को 1। अब जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10AB191। उसका मतलब है कि जो 190 के बाद वाले ब्लॉक में वैल्यू पड़ी नवीद। नहीं नहीं नहीं, नहीं आप कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं दोबारा। मैं ना एक ग्रिड स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेता हूँ छोटा सा। समथिंग लाइक रैम, मैंने छोटी सी ना एक रैम बनाई। अच्छा, अब इस रैम के ना हर हर बॉक्स के पास एक एड्रेस है, और मैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल काउंटिंग दे, एक से ले A1 A2 A3 एंड सो ऑन। यानी कि सबसे पहला हो गया A1 A2 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। अभी वो थोड़ा सा इसी वजह से स्मॉल कर दें तो थोड़ा सा वो फिक्स हो। अच्छा, इसी तरह सो ऑन चलता जाएगा, एंड तक जाएगा, ए जितना भी ये बनते हैं, कितने ब्लॉक्स बन रहे हैं, 4 5 6 7 8, 8 6 48 ब्लॉक बन गए। अब A48 तक वो वैल्यू आई। अब मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया अपने कोड में कि लेट नेम इज इक्वल टू ABUHURARH, सेमीकोलन। अब होगा क्या कि ये जो वैल्यू है वो इस ब्लॉक में आके रिजर्व हो जाए, ब्लॉक में आके वो वैल्यू सेव हो। और अब ये जो एड्रेस होगा ये इसके नाम के साथ बाइंड हो जाए। मतलब जैसे हम लोग कह लेते हैं कि
अक्सर हम लोग अपने दोस्तों का ना निक नेम रख लेते हैं कि उसका असल नाम कुछ और है लेकिन हम उसको किसी और नाम से बुलाते हैं। तो इनके असल नाम A1 और A2 ही है, लेकिन हमने उनका एक निक नेम रख दिया ना नेम। वो क्यों रखा था कि हम लोग इसको इजीली याद कर सकें। अब एरे के साथ क्या होता है कि एरे अगर हम लोग बना रहे हैं, लेट एरे इज इक्वल टू ये पूरी की पूरी एक एरे बन गई। अब एरे दो की है तो इसका मतलब है कि ये कहीं पर भी दो ब्लॉक को रिजर्व करेगी और इसको हमने ये वाले दो चूज कर क्योंकि रैम और रैंडम में कहीं भी उसने वैल्यू गेट कर। अच्छा, अब इसमें जो सबसे पहली वैल्यू है अबू रैरा, वो आके सेव हो जाएगी इस ब्लॉक में, और दूसरी जो नवीर है वो आगे सेव होगी दूसरे बॉक्स में। अब इस वाले जो बॉक्स का एड्रेस है ना, पहले बॉक्स है, वो इसके साथ बाइंड होगा। यानी इस बॉक्स का जो जो भी नंबर बनता है, फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं 8 16 20 21 ये 21 A21 बनता है। तो अब इसका ओरिजिनल नेम A21 है लेकिन इसका निक नेम क्या बनेगा। तो अब हमारे पास इंडेक्सिंग कैसे काम कर रही है कि हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई एरे कंसोल डॉट लॉग एरे और जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू कि भाई A1 जिसका ओरिजिनल नेम A1 है उसके अंदर जीरो ऐड करो और जो वैल्यू है सॉरी A21 है वो वैल्यू को प्रिंट कर, उसने वो A21 वाली वैल्यू को प्रिंट कर। उसके बाद हम लोग दोबारा से यही कमांड चलाते हैं लेकिन इस दफ़ा इंडेक्स को कर देते हैं 1। अब क्या होगा कि क्या करेगा A21 के अंदर वो एक वैल्यू ऐड करे, 21 + 1 22 हो गए, तो A22 वाली वैल्यू को ले नवीद वाली। इसी तरह सो ऑन वो मूव करता जाएगा कि जितने भी हमारी एरे के बनते जाएंगे और वो उनकी वैल्यूज पर आता है। ये रैम है पहले से जी। काउंटिंग है ना डिफरेंट, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ उसको आसान करके। काउंटिंग के डिफरेंट रूल्स हैं, मतलब इसको हम ना रूल्स बोलते हैं या बाइनरी नंबर्स, मतलब सेट्स हैं, काउंटिंग के डिफरेंट सेट्स हैं। जैसे हम लोग जो नंबर समझते हैं ना वो डेसिमल नंबर समझते हैं। डेसिमल नंबर क्या है, उसमें नंबर आएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डेसिमल। हमें ये वाले नंबर ही समझ आते हैं, इनके अलावा कोई नंबर लिखे हो तो वो हमें समझ नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर बाइनरी कोड कोई दे दिया जाए जिसमें सिर्फ 0 और 1 है तो वो हमें समझ नहीं आता। वो छोटी मोटी वैल्यू हो तो वो शायद हम लोग समझ लें, लेकिन अगर प्रॉपर को कोड दिया हो तो वो समझ नहीं आएगा। अच्छा, अब इसी तरह हमारे पास लेकिन कंप्यूटर को ये वाला कोड बड़ा अच्छा समझ आएगा और इसको समझने में उसको थोड़ी मुश्किल है। इसी तरह हमारे पास एक और सेट बनता है, उसको बोलते हैं हेक्स कोड या हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल कैसे काम करते हैं, 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद आगे वो जब 10 लिखता है ना, हम लोग 10 लिखते हैं दो नंबर जोड़ के 1 और 0, वो 10 लिखता है 8। हेक्साडेसिमल में ए का मतलब है 10, बी का मतलब है 11, 12,
13, 14, 15। तो ये एक हेक्साडेसिमल का कोड बनता है। जो काउंटिंग लिख रहा है वो काउंटिंग वही है, बेसिकली किया उसने काउंटिंग हुआ है उन ब्लॉक्स को, लेकिन काउंटिंग उसने इस हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में दी हुई कि जहाँ 10 है वहाँ पे वो 10 नहीं लिखेगा, वो ए लिखेगा। कहीं 15 आ रहा है तो वो 15 लिखेगा, एफ लिखेगा। तो जो भी अल्फाबेट्स बनते हैं या कैरेक्टर्स बनते हैं, ये ऑटोमेटिकली हमारे रैम के एक एक ब्लॉक को असाइन हुआ है हेक्साडेसिमल की बेस पर। फिर हम लोग नाम अपनी आसानी के लिए रख देते हैं कि जी हमें हेक्साडेसिमल समझ नहीं आता। और फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा और इसके अंदर हम लोग जाते हैं कि हेक्साडेसिमल ही क्यों, मतलब सॉरी, हम लोग अपना नाम क्यों ही रखते हैं हेक्साडेसिमल किसी ना किसी तरह अगर हम लोग याद कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने प्रोग्राम चलाया, मेरा पहली दफ़ा कोड चला, 5 वेरिएबल थे पूरे रैंडमली कहीं ना कहीं असाइन हो गए। पहला ब्लॉक 3 सेंटर बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में और एक बिल्कुल एंड पर। दूसरी दफ़ा जब मैं कोड चला रहा, क्या सेम जगह वेरिएबल्स आएंगे या नहीं? नहीं। तो वो रिफ्रेश होगी, रैम रिफ्रेश हो जाएगी, कोई और एप्लीकेशन चल गई तो उसको जगह कहीं और मिलेगी। तो उन सारी झंझट से, उन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम लोगों ने वेरिएबल को नाम दे दिया। अब कोड या कंपाइलर ऑटोमेटिकली इस चीज़ को देख ले कि जो भी एड्रेस उसको मिल रहा है अवेलेबल, वो उस वेरिएबल के नाम के साथ बाइंड कर देगा। अगर सादा वेरिएबल है तो वो उसके साथ बाइंड कर देगा और आगे प्लस वाली वैल्यू नहीं चलेगी। लेकिन sorry, अगर हमारे पास एरे टाइप का वेरिएबल है तो हमारा पूरा का पूरा सेट चले। अच्छा, अब इस इंडेक्स में ये देखना कि हम लोग क्या क्या वैल्यू पास कर सकते हैं सभी। अब सबसे पहले तो मैं ये पता लग गया कि हमें एक नंबर पास कर सकते हैं। जैसे 0 हमने पास किया, 2 पास कर देते हैं, उस्माना। 0, 1, 2। 2 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे मैं वैल्यू पास कर सकता हूँ। वैल्यू पास की जा सकती है, पहले कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, उसके बाद एरे की वो वैल्यू गेट करेगी। चलिए, वैल्यू कैसे वो कर रहे हैं, बोर्ड मैच, जो डी मैच बोल है, पहले डिवीजन होगी फिर सब एडिशन होगी। 2 डिवाइडेड बाई 2, 1, 2 प्लस 1, 0, 1, 2, 3। और वो 3 वाली वैल्यू को वो प्रिंट कर, इट इज वाली। हम लोग ये भी कर सकते हैं कि वेर, सॉरी वेर, लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 4, और मैं इसको एक वेरिएबल पास कर दूं इंडेक्स, इट विल आल्सो। तो हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में एक चीज़ पढ़ी थी कि मैं फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। देखा था ना हमने, फंक्शन वेरिएबल वैल्यू रिटर्न करता है, वो वेरिएबल में आके स्टोर हो जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर तो फंक्शन वेरिएबल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वो इस वेरिएबल में आके स्टोर भी हो सकती है, और वो आगे यहाँ पर एज एन इंडेक्स यूज हो सकती है। तो हम लोग फंक्शन के रिटर्न वैल्यू डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। स्टोर करवाए बगैर हमें क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक नंबर बना देता हूँ, फंक्शन बना देता हूँ, कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू नम नंबर रिटर्न नंबर, और इसको मैं कॉल करता हूँ डाटा, और इसको पास कर देता हूँ 2। तो खास कंडीशन नहीं लगाई, सिंपल एक फंक्शन बनाया है जो कि वैल्यू रिटर्न कर।
सेकंड टू वैल्यू पास कर रहे हैं, वही उसने रिटर्न की, जो कि इसको एज एन इंडेक्स पास हो गई 0 1 2। यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ कि हम लोग एरे बना क्यों रहे हैं, एरे कैसे काम करती है और इंडेक्सिंग क्या चीज़ है और वो कैसे चलती है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? हाँ, इंडेक्स वही रहेगा, इंडेक्स नंबर की फॉर्म में ही है इंडेक्स की। वो इसलिए मैंने आपको बताया ना कि इंडेक्स काम कैसे कर, वो बेसिकली वो नंबर्स हैं जो ऐड हो रहे हैं, तो उसमें वैल्यूज में ऐड होंगे। अच्छा, अभी मैंने एरे वाले सिंटैक्स में से वो चीज़ खत्म कर दी है। सिंपल एक फंक्शन, उसमें वैल्यू पास कर रहा हूँ और वो वैल्यू एज इट इज़ रिटर्न होके मेरे पास आ रही है, कहाँ आ रही है, इस जगह। और इसी जगह पर मैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर करने के बाद मैंने उसको प्रिंट करवाया। तो वैल्यू मेरे पास प्रिंट हो गई। वैल्यू क्या प्रिंट हुई? टू। टू एक नंबर था। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू ऐसे यहाँ पर मेरे पास एक वेरिएबल में आ सकती है, तो मैं एज इट इज़ वो वैल्यू हमारे एरे के इंडेक्स में भी पास कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इंड ही लिख दूँ, तो भाई मैंने इंडेक्स नाम का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को लेके आओ। अब इसी इन दो तीन लाइनों के कोड को बचाने के लिए मैंने क्या किया कि ये वाली जो लाइन थी, डाटा को, नहीं डाटा, कोई भी फंक्शन बनाना था मैंने डाटा के नाम से बना लिया। हम किसी भी नाम से फंक्शन बना सकते हैं। अब वो फंक्शन मैं यहाँ पर कॉल कर, फॉर एग्जाम्पल इसको कर देते हैं, क्या नाम रखें, आज की, कोई इशू नहीं है, नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। अब अगर हाँ, कि फंक्शन बना के क्यों कर रहे हैं? फंक्शन बना के हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाज़ औक़ात हमें कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई मुझे कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, पोस्ट रोल नंबर चाहिए है या मुझे एग्जैक्ट सेंटर वाली वैल्यू चाहिए, तो वो इंडेक्स या तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म कर दूंगा या मैं उसका एक छोटा सा फंक्शन बना लूँगा। या मुझे पता है कि भाई हर किसी का ना रोल नंबर जो है वही उसका इंडेक्स है, तो मैं वो काम कर दूंगा यहाँ। वो डिपेंड करता है कि हम लोगों ने चीज़ों को कैसे किया। पॉसिबिलिटीज है ना, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इसको इंडेक्स, नहीं नहीं, अगर मैं समझ गया आपकी बात। आप कह रहे हो हमने आपने एक क्वेश्चन आया कि फॉर एग्जांपल कि स्टूडेंट से मैंने रोल नंबर लिया, स्टूडेंट रोल नंबर 1 से शुरू हो रहे हैं,
लेकिन एरे का इंडेक्स 0 से शुरू हो रहा है, तो मैं जब कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ पे मैं एक माइनस कर दूंगा ना, यानी कि रोल नंबर -1, कि वो अब जिसकी 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है, वो 1 से 0 वो एक पीछे आ जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने वो पढ़े थे ना, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, एक वैल्यू के साथ या इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, वो इन्हीं जगहों पर काम आते हैं। जो यहाँ तक एरे में कोई क्वेश्चन? अनलिमिटेड कर सकते। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है इसके बाद? अच्छा, एरे का लास्ट इंडेक्स क्या बनेगा? एरे का लास्ट इंडेक्स क्या बनेगा? डॉट लेंथ -1। मतलब अगर एरे की लेंथ 5 है, 5 एलिमेंट्स है, तो उसका लास्ट इंडेक्स बनेगा -1, 4। कैसे? 0, 1, 2, 3, 4। तो हमेशा वो एक काम से रहेगा, काउंटिंग हम लोग हमेशा 1 से शुरू करेंगे और इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होगा। उसके अलावा अब हम लोग थोड़ी सी ना चीज़ें करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि फंक्शंस होते हैं, मैंने उस वक्त कहा था कि फंक्शन हमें थोड़ी ना ज़रा ध्यान से करने, क्योंकि फंक्शन हमारी अब सारी ज़िंदगी जान नहीं छोड़ेंगे। तो अब एरे के भी कुछ बिल्ट इन फंक्शंस, कुछ मेथड्स हैं, कुछ फंक्शन। अच्छा, वो सबसे पहला जो मेथड है वो है फॉर, में आता है एरे का नेम, जिस पे भी हम लोग लगाना चाह रहे हैं, डॉट लेंथ। ये उसकी प्रॉपर्टी है। मैं जैसे इसको प्रिंट करूंगा, उसने मुझे एरे की लेंथ दे दी। तो क्या अब इस लेंथ से मैं एंड वाली वैल्यू निकाल सकता हूँ? तो आप -1 करूंगा, तो मुझे क्या करना है? -1। लास्ट इंडेक्स मुझे पता लग गया। तो आपका क्वेश्चन था ना कि 10,000 अगर लेंथ है तो हमारे पास, फिर हमें कैसे पता लगेगा लास्ट इंडेक्स क्या है? तो अगर 10,000 वैल्यूज हैं, 15,000 वैल्यूज हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा? लेंथ निकाल लेंगे, -1। वो अभी हम लोग करते हैं नाम में, शुरू में, एंड पे, बीच में। एंड पे ऐड करना, बीच में डिलीट करना, हम सारे अभी हम लोगों ने करते हैं। उसके भी बिल्ट इन फंक्शन है।